Okay, Namaskaram. Last time we had started a chapter called registration of under GST. Today we are going to learn and discuss this particular provisions from summary chart which is given in ICA module toward the end. और उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस भी है, वो सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे. तो प्राइमरी प्रोविजंस वे डन. आज खाली क्विक रिवीजन करके हम बाकी का पूरा चैप्टर फिनिश अप कर देंगे. तो लेट्स लुक एट दिस प्रोविजंस. Some basic points about GST registration. The registration in GST is PAN based. So unless and until you are having PAN, you will not get the registration except NRTP. ठीक है ना? NRTP को यहाँ पे benefit है कि NRTP के पास अगर PAN नहीं भी होगा तभी भी चलता है. Okay? And the GST registration is state specific. If you wanted to do business in 2 states, then you have to get registered in both the states. If you wanted to do business in Pan India level, you have to get registration in all the states and union territories which are there. ठीक है ना? One registration per union territory और per state. एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन काफी है, कोई मैंडेटरी नहीं है. लेकिन अगर 80 को अगर बिजनेस में अगर आपको ज्यादा रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, तो मुंबई पुणे 2 सिटी है, आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना है. यस, यू कैन टेक इट. दिस इज द ऑप्शन अवेलेबल टू अ बिजनेसमैन. However, if a business entity having a separate place of business in a state may opt in, may बोला है, जरूरी नहीं है, may opt separate registration for each of its place of business. तो ये एक बात होगी यहाँ पे. Next, GST identification number is called GSTN. तो GSTN का फुल फॉर्म आप याद रखना, GST identification number. इजी है. GSTN मतलब क्या होता है, and do not get confused with GSTN. ये क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है. और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हो क्या है, GSTIN है. ठीक है ना, GSTN है यहाँ पे, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. इस 15 डिजिट कोड, ये हमने बात की थी, इस अल्फा न्यूमेरिक कोड, जिसमें कि स्टार्टिंग के 2 कोड जो होते हैं वो आपके स्टेट के कोड होते हैं. देन नेक्स्ट 10 डिजिट्स आर योर परमानेंट अकाउंट नंबर, नेक्स्ट कोड इज योर एंटिटी कोड, और उसके बाद एक ऐसे ही चेक कैरेक्टर करके होता है, वो हमने बात कर ली थी. एंड सर्टिफिकेट ऑफ registration of incorporating therein, this GSTN is made available to applicant on common portal. तो आपको ये जो सर्टिफिकेट है, जो जिसका फॉर्म नंबर होता है GST REG 06, ठीक है ना, 06, ये अवेलेबल होता है आपको ऑनलाइन. आप जब अप्लाई करते हो तो यू हैव टू फाइल GST REG, ठीक है ना, 01. जब आप 01 भरते हो तो यू गेट GST REG 06 ऑन पोर्टल. सब कुछ पोर्टल पे ही होता है, www.gst.gov.in. वो आपकी बात हो चुकी है. रजिस्ट्रेशन अंडर CGST इज नॉट टैक्स स्पेसिफिक. यहाँ पे टैक्स स्पेसिफिक नहीं है कि CGST का अलग से रजिस्ट्रेशन, HGST का अलग से, IGST का अलग से, ऐसे नहीं है. वन रजिस्ट्रेशन इज कैपेबल इनफ टू हैंडल ऑल द टैक्स रिक्वायरमेंट. ये बातें भी यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए. सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द टैक्सेस, दैट इज GST, SGST, UTGST, IGST एंड सेस. सर हु ऑल आर लायबल फॉर GST? तो ये तो हमने बताया था, 3 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है ना. एक, जिनका लिमिट क्रॉस हो गया है और उनको मैंडेटरी हो चुका है रजिस्ट्रेशन लेने का, वो सेक्शन 22 में लिखे गए लिमिट्स. एक वो टाइप के लोग होते हैं जिनको मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन लेना, सेक्शन 24 में है वो, ठीक है ना, मैंडेटरी, यू डोंट हैव चॉइस. एंड थर्ड टाइप के लोग जो होते हैं वॉलंटरी रजिस्टर कराना चाहते हैं, अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगर कराना चाहते हैं तो यस, दे कैन आल्सो डू द रजिस्ट्रेशन. तो यहाँ पे देख लो उन्होंने कौन से लोग बताए. दो हु एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर सेक्शन 22, ये सेक्शन भी आपको याद रखना पड़ेगा. अलग से इसका चार्ट दिया हुआ है. इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, सो प्लीज अंडरस्टैंड, अमालगमेशन में अमालगमेटिंग कंपनी का पैन और GST नंबर अमालगमेटेड कंपनी यूज नहीं कर सकती. सो द ट्रांसफरी, ठीक है ना, वो जो होता है ट्रांसफरी इज लायबल टू टेक अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन, क्योंकि GST रजिस्ट्रेशन एक ऐसा रजिस्ट्रेशन है विच इज नॉट ट्रांसफरेबल. आप ट्रांसफर नहीं कर सकते इसको. यहाँ पे भी बात वही की गई है. अमालगमेशन या सक्सेशन में अगर पापा का बिजनेस अगर बेटा कंटिन्यू करता है आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, तो बेटे को अपने नाम पे अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है. सर एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है, क्योंकि वहां पे स्पेसिफाइड लिमिट जब क्रॉस होना है और स्पेसिफाइड लिमिट की जब बात होती है तो एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन की बात होती है, जो हमने ऑलरेडी कंपोजिशन लेवी में डिटेल में बात की थी, वही बात यहाँ पे भी की गई है. टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड होगा. एग्जाम सप्लाई, और एग्जाम सप्लाई में 3 आते हैं, मैंने आपको हर बार बताया है. होली एग्जाम्प्ट, नील रेटेड और इवन नॉन टैक्सेबल, ठीक है ना, ये सारे आइटम यहाँ पे आते हैं. एक्सपोर्ट भी यहाँ पे ऐड होगा, इंटरस्टेट सप्लाई भी ऐड होगा, इज इक्वल टू एग्रीगेट टर्नओवर ऑन ऑल इंडिया बेसिस
per person having the same permanent account number. चलो आगे चलता हूं मैं. सर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो मा मी ना त्री स्टेट का, ठीक है ना, मा मी ना त्री स्टेट का, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा का 10 लाख रुपीस का लिमिट है, वेदर इट इज अ गुड्स सर्विस बोथ, ठीक है ना, इनका 10 लाख रुपीस का लिमिट है. नेक्स्ट ATM UPS, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है ना, मेघालय, उत्तराखंड, P फॉर पुडुचेरी एंड S फॉर सिक्किम, ठीक है ना. तो ATM UPS जो है ये यहाँ पे आपके सारे स्टेट्स हैं. इन स्टेट का लिमिट गुड्स का भी 20 लाख है, सर्विस का भी 20 लाख है, और बोथ अगर कंबाइन होता है तभी भी 20 लाख है. बाकी इसके अलावा पूरा इंडिया, ठीक है ना, जैसे जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल द इंडिया, ठीक है ना, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सारे जो है ये गुड्स का होगा तो 40 लाख, सर्विस का होगा, स्पेसिफाइड गुड्स का होगा या बोथ का होगा तो 20 लाख. ये आप लोगों को पहले भी पता है, आज भी मैंने बोल दिया एक बार, चलो ठीक है. कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन उन्होंने समरी में बहुत कम लिखे हुए हैं. इंटरस्टेट सप्लायर आप रहोगे तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका जो एग्जम्पशन है वो नीचे यहाँ पे चार्ट में लिखा गया है. सर्विस प्रोवाइडर अगर लिमिट क्रॉस होता है 20 लाख का तो ही उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तभी भी आपका लिमिट अगर 20 लाख क्रॉस होता है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. वो बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 23 से आपको दिया हुआ है. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, एक्सेप्ट क्या बोला था हमने, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का. हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर दे रहा होगा तो 20 लाख का टर्नओवर या स्पेसिफाइड टर्नओवर क्रॉस होगा तभी उसको मैंडेटरी हो जाएगा. पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय द रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. आरसीएम में टैक्स अगर लगना है और आप आरसीएम में लायबल होते हो तो डेफिनेटली आप ऐसे रिसिपिएंट हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा. एनआरटीपी को अगर बिजनेस इंडिया में करना होगा तो टैक्स लेना मैंडेटरी है, ठीक है ना. एजेंट से अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा. और भी कुछ नोटिफाइड क्लास होते हैं जैसे OIDAR की जो सर्विस लेते हैं, ठीक है ना, फिर TDS के लोग, TCS के लोग, फिर आपके ई-कॉम के लोग, ठीक है ना. ये जो नाम यहाँ पे नहीं है वो भी मैंने आपको बता दिया कि इन सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है. पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये सेक्शन 23 में लिखा होता है, ये सेक्शन 23 में लिखा है. इसके ऊपर की जो बातें गई थी वो सेक्शन 24 में लिखी गई थी, ठीक है ना. पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स और नॉट लायबल फॉर टैक्स. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप लॉयर हो और आपका 100% सर्विसेज रिवर चार्ज में टैक्स लगता है, जीटीए हो, ठीक है ना, डायरेक्टर हो, तो आपको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. एग्रीकल्चर जो है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई टैक्सेबल सर्विसेज, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. हैंडीक्राफ्ट गुड्स का अगर होगा 20 लाख तक का अगर नहीं हुआ तभी भी लेने की जरूरत नहीं है. और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में भी 20 लाख हैंडीक्राफ्ट को दिया हुआ है, तो इन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन इफ दे वांटेड टू टेक इट वॉलंटरली, यस दे कैन ऑलवेज टेक इट. वेयर एंड व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आपको बताया गया था कि कभी अप्लाई करना है. तो सीटीपी और एनआरटीपी के लॉ एक्सेप्शनल है. सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का लॉ अलग है, ठीक है ना. इन दोनों के लिए जो लॉ है वो है 5 डेज एडवांस में. आप जब भी किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में बिजनेस करने आओगे उसके पहले, क्योंकि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, आपका यहाँ पे परमानेंट कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं, कोई परमानेंट शॉप नहीं है, और एनआरटीपी तो देश के बाहर से इंडिया में बिजनेस करने आ रहा है, ठीक है ना, श्रीलंका से, दुबई से, कनाडा से, यूएसए से वो इंडिया में आ रहा है. तो हम बोलते हैं भैया आप आने के बाद रजिस्ट्रेशन मत लो, आने के पहले आपको रजिस्ट्रेशन भी लेना है और 5 दिन पहले एडवांस में टैक्स भी भरना है. तो उनके प्रोविजन थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि उनका यहाँ पे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है. अगर वो लोग एक बार चले जाएंगे रिटर्न तो रिकवरी ऑफ टैक्स विल बिकम अ डिफिकल्ट थिंग, इसलिए उन्होंने क्या करके रखा है, एडवांस में टैक्स लेके रखा हुआ है. हाँ, बाकी सारे लोगों के पास क्या है, टाइम लिमिट होता है. जिस यूनियन टेरिटरी में या स्टेट में वो लोग बिजनेस करते हैं वहां पे उनको 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है. अब आगे बात कर रहा हूं, कुछ लोगों को वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है तो कभी भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 एंड 24 मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलेंटरीली, ठीक है ना. और गवर्नमेंट कभी कभी सामने से कुछ लोगों को रजिस्टर्ड कर देता है, उनको हम बोलते हैं UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. ये किसको दिया जाता है, मैंने आपको बताया था, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड टू सम नोटिफाइड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन
यूएनओ, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन यूआईएन इज इशूड, ठीक है ना। तो डब्ल्यूएचओ को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ये लोग यूआईएन इशू कर देते हैं। आगे चलते हैं सर, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? अगर आपने 30 डेज में रजिस्ट्रेशन किया तो वेरी गुड, 30 डेज में अगर आपने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, इफ यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जैसे ऊपर किया था, तो आपका रेट्रो इफेक्ट से आएगा, ठीक है ना, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपका एप्लीकेबिलिटी आएगा रजिस्ट्रेशन का। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बट डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। उस दिन से आपके यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए डिले कर दिया, 30 डेज के ऊपर अगर आपने डिले कर दिया, तो इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑन ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर रजिस्ट्रेशन अगर आपका डिले हो जाता है तो फिर आपका जिस दिन रजिस्ट्रेशन आएगा उसी दिन से आपको सारे जो जीएसटी के बेनिफिट्स होते हैं वो सारे मिलेंगे। लायबिलिटी तो आपको उसी दिन से भरनी है जिस दिन आपका लिमिट क्रॉस हो गया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, प्रोसीजर जो है हमने डिटेल में बात किया था, सेक्शन 25 में लिखा गया है। प्रोसीजर के लिए आपको पार्ट ए पहले भरना पड़ेगा, ठीक है ना, ऑफ REG 01। और पार्ट ए भरने के टाइम पे आपको पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना पड़ेगा। पैन जो है ऑटोमेटिकली सीबीडी डेटा के डेटाबेस के साथ हमारा पोर्टल क्रॉस वेरीफाई कर लेता है, और पैन और मोबाइल नंबर जो होता है वो ओटीपी आपको भेज के वन टाइम पासवर्ड आपको आएगा। वन टाइम पासवर्ड आप इंटर करते तो आपका वो भी वैलिडेट हो जाता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सर ये होने के बाद क्या होता है, तो टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, टीआरएन नंबर जनरेट होता है, मैंने बता दिया। टीआरएन नंबर लॉगिन करके आपको पार्ट बी के सारे इंफॉर्मेशन भरने पड़ते हैं, और पार्ट बी में कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने पड़ते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर होगा तो डिजिटल सिग्नेचर आपको अटैच करना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट अटैच करना पड़ता है। कहीं पे आप रेंटल अग्रीमेंट पे रहोगे तो रेंट अग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनओसी, वो सारी चीजें आपको वहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है। पूरा डिटेल भरना पड़ता है, इसे वेरी डिटेल फॉर्म भी, ठीक है ना। वो सारा भरने के बाद आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो ऑफिस, ये प्रॉपर ऑफिसर है, इसके पास एक डॉक्यूमेंट चला जाता है। एक बार केस प्रॉपर ऑफिसर के पास चली जाती है तो प्रॉपर ऑफिसर के पास 3 दिन होते हैं, या तो उसको एक्सेप्ट करें, अगर सब कुछ ठीक है तो उसको एक्सेप्ट करे वो, और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 इशू कर दे। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करे, अगर उसको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए और इंफॉर्मेशन चाहिए और कुछ टाइप का उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो क्लैरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, CID क्लैरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट अगर उसको चाहिए, ठीक है ना, तो वो आपको 3 डेज में नोटिस दे देगा। एक बार आपने 3 डेज में नोटिस दे दिया तो अभी आपके पास 7 डेज का टाइम होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। तो यू कैन टेक योर 7 डेज टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट, और वो 7 डेज के डॉक्यूमेंट फिर प्रॉपर ऑफिसर के पास जगह जाएंगे, एंड इफ ही इज सैटिस्फाइड देन विद इन 7 डेज ही शुड इशू हिज जीएसटी रजिस्ट्रेशन 7। तो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन 06, ठीक है ना, तो यहाँ पे 377 का रूट है, ओके। और विद इन 7 डेज अगर आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं किया तो उसको एटलीस्ट रिजेक्ट तो करना ही पड़ेगा, और रिजेक्ट करने के टाइम पे उनको डॉक्यूमेंट विद इन राइटिंग देना पड़ेगा। अब मेरी बात समझो, अगर आपने ये 3 डेज में, ओरिजिनली 3 डेज में और यहाँ पे 7 डेज में रिप्लाई देने के बाद अगर आपने अप्रूवल नहीं किया, तो जो आपका एप्लीकेशन हो जाएगा वो डीम टू बी अप्रूव्ड माना जाएगा, और डीम टू बी अप्रूव्ड मान के उसके ऊपर आपको जो भी आपका बेनिफिट है, फिर डिपार्टमेंट आपके ऊपर कुछ भी वो लाइबिलिटी नहीं डाल सकता कि नहीं आप रजिस्ट्रेशन लेने वाले थे लेकिन लिया नहीं, ऐसा वैसा उनका प्रॉब्लम है वो, ठीक है ना, ऐसा। आगे चलते हैं। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड NRTP, ठीक है ना, CTP एंड NRTP जो है, ठीक है ना, ये CP होना चाहिए था, डी गलती से हो गया यहाँ पे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन CTP, और यहाँ पे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनके ऊपर कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट नोट आ जाता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है, दोनों में का कुछ भी आने दो, अपने को तो रेडी रहना है। तो CTP और NRTP की जो स्पेशल प्रोविजन है वो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर अपना यहीं तक आके रुका था, मैंने तो रिवीजन भी ले लिया, और अभी आपको फटाक से जो CTP और NRTP की बातें वो भी बता देता हूँ। हुई CTP, वैसे तो आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेता हूँ। अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज द वन हु हैज अ रजिस्टर्ड बिजनेस इन सम स्टेट इन इंडिया, कहीं तो इस दुनिया में रजिस्टर्ड है, राजस्थान में, गुजरात में, किधर ना किधर ये रजिस्टर्ड है, बट wants to effect supplies from some other state in which he is not having a fixed place of business। तो उसको मुंबई में आके कुछ दिनों के लिए, जब तक ये फेस्टिवल का सीजन है तब तक उनको बिजनेस करना है, चलो ठीक है, कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो सर NRTP कौन है? NRTP कौन है? तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज द वन हु इज अ फॉरेनर, मतलब ऑब्वियसली इंडियन नहीं है, फॉरेन के लोग हैं, occasionally wants to effect taxable supply from any state in India, further he needs to get a GST registration, ठीक है ना।
बाहर के लोगों, आपका इंडिया में कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको एनआरटीपी बोला जाएगा. Such person needs to get registration in the state where he is going to behave as a casual taxable person. अब सीटीपी हो या एनआरटीपी हो, इन दोनों के लॉ जो है, डेफिनेशन छोड़ के इनके जो लॉ है वो कॉमन है. तो कॉमन लॉ क्या है? जीएसटी लॉ प्रिस्क्राइब स्पेशल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन as also for the extension of the operation period for such casual taxable person and NRTP. अब फेस्टिवल हमारे यहाँ पे पकड़ लो, दिवाली दशहरा पूरा मिला के 30 to 45 डेज में पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं फेस्टिवल चालू होता है. तो उनको 30-45 डेज का अगर एप्लीकेशन देना है तो दे सकते हैं, लेकिन 30 to 45 डेज में वो कितना बिजनेस करेगी उसका एक एस्टिमेशन देना पड़ता है, उसका एक एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकालना पड़ता है. दे हैव टू डिपॉजिट टैक्स इन एडवांस. तो देखो, they have to apply for registration at least 5 days in advance before making such supply. Not only registration is granted to them or period for operation is extended only after they make advance deposit of estimated tax liability. आपको रजिस्ट्रेशन तभी मिलेगा जब एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी डिपॉजिट करोगे. सर ऐसे हम झूठ बोल के ज्यादा बिजनेस कर लेंगे तो ऐसा नहीं चलता. अगर आपको पकड़े जाओगे तो फिर कॉन्फिस्केशन वगैरह जो जीएसटी लॉ के जो प्रोविजन है, दे आर वेरी मच स्ट्रिंजेंट. ठीक है ना. तो रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू देम फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन. अगर उन्होंने 15 डेज का मांगा तो 15 डेज का, 20 डेज का मांगा तो 20 डेज का, 30 तो 30, 40 तो 40, 50 तो 50, 60 तो 60, 90 तो 90. लेकिन 90 से ज्यादा उनको हम रजिस्ट्रेशन का टाइम नहीं देंगे. 90 डेज के बाद उनको एक्सटेंशन हम दे सकते हैं और 90 डेज का. तो 90 प्लस 90 उनको टोटल 180 डेज का आपको साल में आप क्या कर सकते हो, बिजनेस करने का मौका दे सकते हो. लेकिन सुनो, अगर इसके बाद भी वो एक्सटेंशन मानते तो तुम सालों कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो ही नहीं, तुम तो रेगुलर टैक्सेबल पर्सन हो गए. तो यहाँ पे एक बिजनेस लेके, दुकान लेके अपना बिजनेस ही चालू कर दो. एक बात ऐसी हो जाती है. तो एक बार ये जरा देख लो क्या बात हो रही है यहाँ पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए. गो थ्रू कर लो ये नोट का, देन आई विल मूव हेड. ठीक है ना. तो आप लोगों को ये देख लेना चाहिए. ठीक है ना. एक बार पूरा पढ़ लो अभी तक जितना लॉ हो गया और रिवीजन कर लो जब भी आप करोगे. और आपको जो डाउट होगा वो आप मुझे पूछ सकते हो एनी टाइम. आप लोगों के पास चॉइस तो है. मैं आगे के जो प्रोविजन है वो फटाफट खत्म कर लेता हूँ. ठीक है. एक्सेप्ट फॉर द चेंजेस इन सम कोर फील्ड. अभी यहाँ पे ना अमेंडमेंट करके आपको एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा. अमेंडमेंट तो आप समझते हो क्या होता है. अमेंडमेंट मतलब चेंजेस. ऐसा नहीं ना कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम पे जो मेरी इंफॉर्मेशन होगी वो लाइफ टाइम वही रहेगी. जैसे मैंने खुद जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया था 2017 में, तो तब तक का मेरा बिजनेस करने का लोकेशन, मेरा बिजनेस करने का तरीका थोड़ा अलग था, बिजनेस करने के प्रोडक्ट्स मेरे अलग थे. अभी चेंज हो गए 2020 में. तो क्या कैन आई चेंज माय जीएसटी रजिस्ट्रेशन का इंफॉर्मेशन? एंड आंसर इज डेफिनेटली यस, यू कैन ऑलवेज चेंज योर इंफॉर्मेशन. लेकिन जब चेंज करोगे, अमेंड करोगे, तो दो टाइप की इंफॉर्मेशन होती है. एक होती है कोर फील्ड और एक होती है नॉन कोर. कोर फील्ड चेंज करने के लिए आपको खाली जाना है ऑनलाइन और एप्लीकेशन देके चेंज करना. इस वेरी इजी प्रोसीजर कोर फील्ड चेंज करना. नॉन कोर के लिए क्या होता है कि आप अप्लाई करोगे, फिर पीओ का अप्रूवल आना जरूरी है, प्रॉपर ऑफिसर का अप्रूवल आना चाहिए. कुछ कोर फील्ड के लिए क्या होना है, कोर फील्ड मतलब मेन फील्ड, वो अप्रूव अमेंड करने के लिए आपको पीओ का अप्रूवल लगेगा. यहाँ पे पीओ का अप्रूवल लगेगा और यहाँ पे आप खुद ही अप्लाई, खुद ही जाके आप खुद ही वॉलंटरली आप ही लॉग इन करके पोर्टल पे खुद ही अपने डेटा को अमेंड कर सकते हो. तो देखो, except for the changes in some core information in a GST registration application, a taxable person shall be able to make such amendment without requiring any specific approval from the tax authority. खाली core field में आपको approval चाहिए, बाकी non core तो आप खुद से amend कर सकते हो. In case changes in a core field अगर आपको अगर core में कुछ information change करनी है, the taxable person will apply for amendment within 15 days from the event of necessitating the changes. जैसे एंटिटी का नाम चेंज होना बहुत बड़ी बात है. एंटिटी का नाम इतने यूजुअली चेंज नहीं होता, लेकिन अगर आपने किया हुआ है, जैसे अभी वोडाफोन और आइडिया का अभी एंटिटी का नाम चेंज हो गया, वी करके उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है. अगर एंटिटी का नाम चेंज हो गया तो आपको 15 डेज में उनको, इवेंट से 15 डेज में उनको अप्लाई करना है. The proper officer will then approve the amendment within next 15 days. तो यहाँ पे 15 plus 15 का कॉम्बिनेशन है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा. कोर फील्ड के लिए अगर आपको चेंजेस हुआ है तो 15 डेज में अप्लाई कर दो, एंड देन प्रॉपर ऑफिसर विल टेक 15 डेज टू क्रॉस वेरीफाई द इंफॉर्मेशन एंड अप्रूव द चेंजेस. ये बात हो गई. फॉर चेंजेस इन नॉन कोर फील्ड, नो अप्रूवल फ्रॉम द प्रॉपर ऑफिसर इज रिक्वायर्ड. द अमेंडमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय द टैक्स पर्सन ऑन हिज ओन ऑन अ कॉमन पोर्टल. आपको खाली जाके वहां पे अप्लाई करना है.
सर मुझे बिजनेस नहीं करना है अभी, या मेरा मन भर गया, ठीक है ना, या सरेंडर करना है, या मेरा जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो अभी क्रॉस होता ही नहीं, 40 लाख के नीचे मेरे गुड्स का सप्लाई होता है, या जो गुड्स मैं सप्लाई कर रहा था वो गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट करके रखा हुआ है, कोई भी रीजन हो, या तो सर मैंने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था, अभी मुझे वो कैंसिल करना है, गलती कर ली थी मैंने, मुझे नहीं लेना चाहिए था रजिस्ट्रेशन, whatever be the reason you can cancel your registration by the tax person। और अगर आप लॉ कंप्लाई नहीं करोगे, अगर आप 6 महीने के रिटर्न्स नहीं भरोगे, अगर आप टैक्स टाइम पे नहीं भरोगे, या आपने मिसफुल रिप्रेजेंटेशन देके, झूठे डॉक्यूमेंट देके अगर आपने अगर रजिस्ट्रेशन लिया होगा, तो डिपार्टमेंट सुओ मोटो, ठीक है ना, खुद से डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकता है आफ्टर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो यहाँ पे देखो ये दो प्रोसीजर यहाँ पे कैंसिलेशन के आपको याद रखने पड़ेंगे। Registration can be cancelled either by the proper officer on application of the registered person, या registration can be cancelled by the proper officer on his own। his own को अपन लैटिन वर्ड में बोलते हैं suo motu, ठीक है ना, वो खुद से भी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो रहा है, या बिजनेस ट्रांसफर हुआ है, या अमालगमेटेड हुआ है किसी और एंटिटी के साथ, या डिमर्ज हुआ है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो। चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, आपने पार्टनरशिप फॉर्म का कंपनी बनाया, कंपनी का एलएलपी बनाया, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो गया, पर्सन ही चेंज हो गया, परमानेंट अकाउंट नंबर चेंज हो जाएगा, तो ऐसी केस में आप क्या कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो। टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, वो 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस ही नहीं हुआ, या तो होली एग्जाम सप्लाई दे रहा है, ठीक है ना, तभी भी आप खुद से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो। अब डिपार्टमेंट कब कर सकता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन has contravened any prescribed provision of the act, आपने कोई प्रोविजन को तोड़ा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, a registered person has not filed return for a continuous period of 6 months, नॉर्मल लोगों के लिए, और अगर 3 मंथ फॉर द कंपोजिशन सप्लाई, आप 3 मंथ के लिए कंपोजिशन सप्लायर के लिए डेटा याद रखो, 6 मंथ नॉर्मल लोगों के लिए। ये जो है बहुत कॉमन है, ऑफिस में जब आप काम करने चालू करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बहुत सारे क्लाइंट्स को नोटिस आता है क्योंकि उन्होंने 6 महीने से रिटर्न नहीं भरे होते हैं। लोग रिटर्न्स क्यों नहीं भरते, क्योंकि वो जीएसटी का पैसा अपने वर्किंग कैपिटल बिजनेस में यूज कर देते, फिर उनको जीएसटी भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। तो दिस इज वेरी कॉमन एक्सपीरियंस दैट वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर हैविंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। मेरे ऑफिस में भी अभी 2-4 क्लाइंट ऐसे जिनका ये प्रॉब्लम चल रहा है, नोटिस आते रहता है, हम वो 1-2-4 लोगों का तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो चुका है। वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट कमेंस्ड द बिजनेस विद इन द 6 मंथ, आपने रजिस्ट्रेशन लेके रखा हुआ लेकिन 6 महीने में आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, जीएसटी भरना स्टार्ट नहीं किया, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय द मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट एज सप्रेशन ऑफ द फैक्ट, अब ऐसे केसेस में रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से कैंसिल हो सकता है। सर डिपार्टमेंट जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा, ठीक है ना, कैंसिल करेगा, तो सर मेरे पास कोई चॉइस है क्या, मेरे पास कुछ जाके बोलने का चॉइस है? हाँ है, उसको रिवोकेशन बोलते हैं। आप अप्लाई कर सकते हो रिवोक करने के लिए, कैंसिलेशन रुकाने के लिए, कैंसिलेशन रिवर्स करने के लिए, उसकी प्रोविजन हम 2-4 मिनट में बात कर लेंगे। Once the registered person has applied for the cancellation of the registration, a proper officer seeks to cancel his registration. Proper officer may suspend his registration during the pendency of the proceeding relating to cancellation of registration filed by the such registered person। अब ये सर सस्पेंशन क्या है, अब समझो ना, मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन डाल दिया और यहाँ पे कैंसिलेशन हुआ, ये जो बीच में का पीरियड है ना, इसमें मैं टैक्सेबल पर्सन था, और क्योंकि मैं टैक्सेबल पर्सन था, जो मैं इनवॉइस इश्यू करूंगा मुझे उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, और जिसके ऊपर भी मैं जीएसटी चार्ज करूंगा मुझे वो जीएसटी पे करना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट बोलता है जब तक आपके सारे रिकॉर्ड्स, जब तक सारी जीएसटी लायबिलिटी नील नहीं हो जाती, आप कैंसिल नहीं हो सकते। तो जिंदगी भर ये चलते ही रहेगा, मैं सप्लाई करते रहूंगा और कैंसिलेशन नहीं होगा, मैं सप्लाई करते रहूंगा, कैंसिलेशन आगे चल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप जब अप्लाई करते हो कैंसिलेशन के लिए, तो फ्रॉम द एप्लीकेशन टू कैंसिलेशन टू द एक्चुअल कैंसिलेशन, इस बीच वाले पीरियड में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करके रखेंगे, टेम्पररी सस्पेंड करके रखेंगे, मीनिंग देयर बाय यू आर नॉट सपोज्ड टू इश्यू अ टैक्स इनवॉइस, यू आर नॉट सपोज्ड टू चार्ज टैक्स ऑन योर आउटवर्ड सप्लाई ड्यूरिंग दिस पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ठीक है ना। सो व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर कैंसिलेशन, जैसे रजिस्ट्रेशन का वैसे कैंसिलेशन का भी फटाफट देख लेते हैं। Where a registered person applies for cancellation, a registered person seeking cancellation shall apply for the same within 30 days from the occurrence of the event। तो जब भी आप उसको क्या करना है, कैंसिल करना है, उसमें 30 डेज में उसको अप्लाई करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद उसके पास अगर कोई आईटीसी वगैरह पड़ा होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसको रिवर्स करना होता है, वो चैप्टर में आईटीसी में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। और प्रॉपर ऑफिसर को अगर कैंसिल करना होगा तो ऑब्वियसली आपको शो कॉज नोटिस आना चाहिए, एंड वो शो कॉज नोटिस का आप 7 डेज में आपको रिप्लाई देना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने शो कॉज नोटिस इफ रिप्लाई टू सैटिस्फाई, अपने शो कॉज नोटिस को रिप्लाई दीजिए 7 डेज में,
यू सेटिस्फाइड, ठीक है चलेगा, गलती सबसे होती है, आपसे भी होगी, आप कंटिन्यू करो अपना बिजनेस। सेटिस्फाइड तो आप कैंसिल नहीं करोगे, ठीक है ना, प्रोसीडिंग शैल बी ड्रॉप्ड। अगर आप सेटिस्फाइड हो उसके रिप्लाई से एसएससी के, तो प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेगा, ठीक है ना। वेयर इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू शो कॉज नोटिस पर्सन फर्निशेस ऑल द पेंडिंग रिटर्न। अब आप जितने भी पेंडिंग रिटर्न थे आपके जीएसटी में आपने भर भी दिए, तो ऑटोमेटिकली आपका कैंसिलेशन रुक जाएगा अगर आपके पास शो कॉज नोटिस आया था। और अगर आपके पास शो कॉज नोटिस नहीं आया था, ठीक है ना, आपने सॉरी 7 डेज में आपने रिप्लाई भी दे दिया या आपने रिप्लाई नहीं दिया 7 डेज में, तो कैंसिलेशन ऑर्डर टू बी इशूड विद इन 30 डेज आफ्टर of reply of show cause notice where registration is liable to be cancelled। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो 30 दिन के अंदर आपके पास कैंसिलेशन का ऑर्डर आ जाएगा। एक बार कैंसिलेशन हो जाएगा तो सर क्या ये परमानेंट है? परमानेंट नहीं है, आपके पास टाइम है, आप जाके क्या कर सकते हो, रिवोकेशन फाइल कर सकते हो, ऐसे नहीं कि दुनिया खत्म हो जाती है। सो दैट इज नोन एज द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन इन केस वेयर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड सुओ मोटो, मतलब बाय द डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अब खुद का कैंसिलेशन खुद जाके तो रोकोगे नहीं, जब डिपार्टमेंट करेगा तभी तो आप रोकोगे कैंसिलेशन को। By the proper officer, the taxable person can apply within 30 days of service of cancellation order requesting proper officer to revoke the cancellation order by him। लेकिन ये रिप्लाई करने के पहले आपको जितने भी रिटर्न्स आपके पेंडिंग थे, जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी थी, वो सारा का सारा आपको पहले पे करना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिवोकेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। However, before so applying, the person has to make good the defaults। जितने भी डिफॉल्ट किए थे सारे आपको गुड करने पड़ेंगे। कैसे? by filing all the pending returns, making the payment of all dues, tax, interest, जो भी पेंडिंग था सारा आपको भरना पड़ेगा। for which the registration was cancelled, ठीक है ना, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल था वो आपको सब भरना पड़ेगा। if satisfied, the proper officer will revoke the cancellation either by the order by him। चलो ठीक है, वो कर सकते हैं। however, if proper officer concludes to reject the request of the revocation of cancellation, उसके पास चॉइस है, डिस्क्रिशन है कि उसको अगर आपको रिवोकेशन करना है कि नहीं करना है, क्योंकि आप अगर वैसे फिर से डिफॉल्ट करने रहोगे तो आपका कैंसिलेशन जो रिवोक करना था वो नहीं होता। लेकिन यूजुअली डिपार्टमेंट ऐसे नहीं करता, आप अप्लाई कर दो रिवोकेशन के लिए, डिपार्टमेंट अंडरस्टैंड करके रिवोक कर ही देता है। ही विल फर्स्ट ऑब्जर्व द प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस, कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, और गलत नहीं हो रहा है तो आपको फिर आपका कैंसिलेशन रिवोक किया जाएगा। आगे चलते हैं, एमसीक्यू कर लेते हैं। अभी मेरे पास 4 मिनट बचे हुए हैं और अभी 7:40 हो रहे हैं, मतलब 7:45 तक लेक्चर जाएगा। आप फिर से लॉगिन करोगे 5 बजे, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन का चैप्टर मेरा थ्योरी खत्म हो गया, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मुझे फटाफट खत्म करने दो। आप अपने बुक में के 1-2 क्वेश्चन अगर आपको तब तक दिखते हैं इस 15 मिनट्स में, जब तक ये वीडियो प्रोसेस हो रहा है, आप अपने बुक के क्वेश्चन आंसर देख लेना। फटाफट मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर लेता हूँ, एमसीक्यूज की जितने भी हो सकते हैं मेरी साइड से वो कर लेता हूँ। मिस्टर ये हैज स्टार्टेड इंट्रास्टेट सप्लाई of goods, intrastate supply from Delhi। दिल्ली मतलब लिमिट 40 लाख का, 20 लाख का सर्विस के लिए। He is required to obtain registration if the aggregate turnover exceeds कितना होना चाहिए? exceed, जल्दी बोलो। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, जल्दी बोलो, तुम रहने दो, तुम मत बोलो। 40 लाख का आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट, aggregate turnover includes taxable supply, exempt supply, export supply, therefore answer is all of the above। Which of the statement is correct? Which of the statement is correct? Person making any interstate taxable supply of goods is required to obtain registration compulsory। हाँ सर ये तो बरोबर है। A person to whom UN has been granted cannot apply for cancellation of the registration। A cancellation of the registration under SGST UTGST Act shall be deemed to be cancelled of under CGST Act। yes ये भी राइट है, ये सारे के सारे आंसर आपके राइट है, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए इसका भी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किसको नहीं लेना है रजिस्ट्रेशन? अ पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन मेकिंग सप्लाई विच इज होली एग्जम्प्ट, यस इसको नहीं लेना है। पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट नहीं, इसको पहला यही आंसर है आपका, ठीक है। डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द धर्मपुर फुटवेयर इंडस्ट्रीज ऑफ दिल्ली, दिल्ली मतलब 40 लाख, फुटवेयर मतलब गुड्स, has exceeded the applicable threshold limit of 40 lakh on 1st September। 1st September हो गया तो within 30 days अप्लाई करना चाहिए था। It submit the application for registration on 20th September। तो yes 30 days में एप्लीकेशन सबमिट हो गया। तो अब जब रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव डेट आएगा वो आएगा उस दिन से जिस दिन आप लाइबल थे, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव आ जाएगा 1st September से। तो द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट 25th September, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 1st September। मेहता टेली सर्विस इज एन आर्किटेक्ट इन दिल्ली। आर्किटेक्ट मतलब सर्विस, लखनऊ मतलब यूपी, यूपी का लिमिट 20 लाख। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख ऑन 25th October।
इट सबमिट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 27 नवंबर, ये 30 दिन के बाद किया, आफ्टर लिमिट कर दिया, आफ्टर 30 डेज। अब इसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आएगा उस दिन से जिस दिन एक्चुअल इसका रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इसको एक्चुअल रजिस्ट्रेशन मिला 5 दिसंबर, इसका आंसर होना चाहिए 5 दिसंबर। ठीक है ना, आगे चल रहा हूं मैं। In order to be eligible to grant registration, person must have permanent account number issued under income tax act. State one exception to it. In क्या था वो, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को पैन होने की जरूरत नहीं, बाकी सारे लोगों के पास पैन होना जरूरी है। स्टेट विच ऑफ द सप्लायर्स आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, एजेंट सप्लाइंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द सम अदर टैक्सेबल पर्सन एंड इस एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड लिमिट। एजेंट है तो सेक्शन 24 लग जाता है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आ जाता है। और जो एग्रीकल्चरिस्ट है, ठीक है ना, एग्रीकल्चरिस्ट को आपको आपका लिमिट भी अगर क्रॉस हो जाता है, फार्मर को रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टेकिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन? बहुत सारे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन कर सकते हो, सबसे बड़ा तो ये टैक्स इनवॉइस दे सकते हो, ठीक है ना। एडवांटेज है, और सीए का घर चलेगा उसमें, और क्या है, सीए का भी एक एडवांटेज है, ठीक है ना। कैन अ पर्सन विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन कलेक्ट जीएसटी एंड क्लेम आईटीसी? पाप है, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप जीएसटी अगर कलेक्ट करोगे तो इसको सीन माना जाता है, पाप माना जाता है, और आपको अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी सीएस पैनल्स के स्टूडेंट को अरेस्ट भी हुआ गुजरात में, कहीं पे 50 करोड़ का उसने स्कैम किया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, if a person making taxable supply from different state with the same PAN number, can he operate single registration? नहीं, डिफरेंट स्टेट में आपको डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। 4 स्टेट में काम करे तो 4 रजिस्ट्रेशन लेने ही पड़ेंगे आपको। कैन अ पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट ऑब्टेन अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन? यस, एक स्टेट में आपके मुंबई पुणे में अगर 2 जगह पे बिजनेस है, 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लो। नहीं भी लेना है तो आपकी मर्जी है, लेना